अगर मैं कहूँ कि हमारे मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ हमारे हाथों की गतिविधियों और उनकी संवेदनाओं को नियंत्रित करने के लिए बना है, शरीर के लगभग किसी भी अन्य अंग से ज़्यादा, तो शायद इसे मानना आसान होगा। मतलब विज्ञान भी ये कहता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमारे हाथ असल में हमारे दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक एक लाइव प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है, एक ऐसा कैनवस जो हमारे विचारों के साथ हर दिन बदल रहा है, तो शायद लगेगा कि मैं सड़क किनारे बैठा कोई भविष्य बताने वाला ज्योतिषी हूँ। हाँ, बिल्कुल। और हस्तरेखा विज्ञान, जिसे हम पामिस्ट्री कहते हैं, उसके साथ सबसे बड़ी समस्या यही रही है। मतलब इसे हमेशा जादू टोने या रहस्य के चश्मे से ही देखा गया है। तो आज के इस गहन अध्ययन का हमारा मुख्य उद्देश्य इसी धुंध को साफ करना है। हम जॉनी फिंचम की किताब द लिटिल गाइड टू पामिस्ट्री और डिवाइन पामिस्ट्री पाथ की ओर से डॉक्टर प्रदीप बैनर्जी की रिसर्च का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि ये रेखाएं भविष्य में मिलने वाले किसी अजनबी की भविष्यवाणी नहीं करती, बल्कि ये आत्मज्ञान यानी सेल्फ नॉलेज का एक बहुत सटीक टूल है। तो हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। मतलब हम इस विषय को उस पुरानी दुनिया से बाहर निकालेंगे जहां जहां स्टार ऑफ फॉर्चून या मौत की भविष्यवाणियां डराती थीं। अगर हम इतिहास देखें तो पारंपरिक पामिस्ट्री कुछ कुछ चाय की पत्ती पढ़कर भविष्य बताने जैसी थी, एकदम भाग्यवादी। लेकिन इन स्रोतों को गहराई से पढ़ने पर मुझे तो ये शरीर पर छपे हुए मायर्स ब्रिग्स पर्सनालिटी टेस्ट की तरह लगने लगा। बिल्कुल सही कहा। और ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में कार्ल जूंग, जूलियस पियर और चार्ल्स वुल्फ जैसे महान मनोवैज्ञानिकों ने इस पर काम किया। उन्होंने हाथ की बनावट और इंसान के व्यवहार के बीच एक सीधा, एक वैज्ञानिक संबंध स्थापित किया। मतलब एंथ्रोपोलॉजी भी अब ये मानती है कि हाथों का आकार हमारे जेनेटिक्स और नर्वस सिस्टम की पूरी कहानी बताता है। रुकिए, कार्ल जूंग जैसे दिग्गज मनोवैज्ञानिक, मतलब जिनके पास दिमाग को समझने के इतने आधुनिक तरीके थे, वे हाथ की रेखाएं क्यों पढ़ रहे थे? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या वाकई हाथ और व्यक्तित्व के बीच कोई कोई न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है? हाँ, ये पूरी तरह से न्यूरोलॉजी है। हमारे हाथों और दिमाग के बीच मोटर नर्व्स का एक बहुत विशाल नेटवर्क होता है। जो भी विचार, डर या तनाव हमारे दिमाग में आता है, वो न्यूरोलॉजिकल सिग्नल बनकर शरीर में दौड़ता है और इसका सबसे ज्यादा असर हाथों पर पड़ता है। जुंग ने यही देखा कि इंसान का मनोवैज्ञानिक तनाव उसके हाथों की जकड़न और त्वचा में साफ दिखता है। अरे वाह! तो मतलब अगर कनेक्शन इतना गहरा है, तो नए छात्रों को इसे सीखने की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? क्योंकि आमतौर पे जब कोई हाथ देखता है, तो सीधा उन भूल-भुलैया जैसी लकीरों पर ही फोकस करता है। लेकिन हमारे स्रोत एक अलग ही अप्रोच बताते हैं। हाँ, यही सबसे बड़ी गलती है। शुरुआत में लकीरों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना चाहिए। मतलब पूरे हाथ को एक कैनवास की तरह देखना चाहिए। लकीरें तो उस कैनवास पर बनी पेंटिंग है। अगर कैनवास का आकार ही नहीं पता, तो पेंटिंग का सही मतलब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए कि शरीर के अनुपात में हाथ बड़े हैं या छोटे। तो क्या शरीर के हिसाब से बड़े हाथ होने का कोई खास मतलब होता है? बिल्कुल। असामान्य रूप से बड़े हाथ वाले लोग छोटी छोटी बारीकियों पर बहुत गहराई से ध्यान देते हैं। मतलब उनका दिमाग परफेक्शन के लिए प्रोग्राम्ड होता है, जैसे कोई सर्जन या जौहरी। अच्छा, जो माइक्रो फोकस करते हैं। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास आ रहा है मेरे दिमाग में। मान लीजिए मेरे सामने कोई 6 साढ़े 6 फीट का एथलीट खड़ा है और उसके हाथ उसके शरीर के अनुपात में बहुत छोटे हैं, तो क्या वो बारीकियों पर ध्यान नहीं देगा? शरीर बड़ा, हाथ छोटे, इसका क्या मतलब हुआ? एक विश्लेषक के तौर पर हमें इन्हीं चीजों की तलाश करनी होती है। जॉनी फिंचम की किताब का एक कड़ा नियम है, जो चीजें औसत हैं उन्हें भूल जाइए। अगर उस विशाल इंसान के हाथ छोटे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि वो बारीकियों में उलझना पसंद नहीं करता। ओ छोटे हाथ वाले लोग विजनरी होते हैं, वे हमेशा बड़ी तस्वीर देखते हैं। तो औसत को इग्नोर करना है, ठीक है। आकार के अलावा हथेली की बनावट और त्वचा का भी जिक्र है स्रोत में। चौड़े हाथ स्थिरता दिखाते हैं और आयताकार हाथ यानी ऑब्लॉन्ग हैंड्स सहज ज्ञान और रचनात्मकता को। हाँ, और त्वचा की बनावट तो सबसे दिलचस्प है। हम सोचते हैं खुरदुरे हाथ सिर्फ मेहनत का नतीजा है, लेकिन पामिस्ट्री में इसका संबंध नर्वस सिस्टम से है। मतलब सिल्क जैसी मुलायम त्वचा वाले लोग बहुत संवेदनशील होते हैं। उनका नर्वस सिस्टम बाहरी उत्तेजनाओं पर तुरंत रिएक्ट करता है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई बहुत सेंसिटिव है, तो वो अपने आसपास के माहौल या दूसरों के गुस्से को स्पंज की तरह सोख लेगा? एकदम सही। और इसके उलट
ग्रीनी या खुरदरी त्वचा वाले लोग शारीरिक रूप से फुर्तीले होते हैं। उनका इमोशनल बैरियर बहुत मजबूत होता है। वे खेलों में तेज होते हैं क्योंकि वे छोटी मोटी बातों से विचलित नहीं होते। और रंग भी यही काम करता है। लाल हाथ दबे हुए गुस्से या जुनून को दिखाते हैं, जबकि पीले हाथ सुस्ती को। खैर, कैनवस तो समझ आ गया, लेकिन इंसान तो बदलता रहता है ना। विचारों की इस गति को हम इस स्थिर कैनवस पर कैसे नाप सकते हैं? क्या उंगलियों का इसमें कोई रोल है? बिल्कुल, उंगलियां तो विचारों की गति का एंटेना है। इसे मापने का एक सटीक तरीका है। आप मध्यमा यानी बीच वाली उंगली के पोर से टिप तक की दूरी को उसी उंगली के बेस से हथेली के अंत तक की दूरी से मापिए। अगर उंगली हथेली के मुकाबले छोटी है तो व्यक्ति बहुत तेजी से सोचता है। क्या आप बात कर रहे हैं? उंगली छोटी होने से विचार जल्दी कैसे आ सकते हैं? मतलब इसे ऐसे समझिए कि लंबी उंगलियों वाले लोग जानकारी प्रोसेस करने में समय लेते हैं, वे डिटेल्स में जाते हैं, जबकि छोटी उंगलियों वाले लोगों में एक तरह की अधीरता होती है। उनका दिमाग तुरंत परिणाम चाहता है, वे सीधे निष्कर्ष पर आते हैं। और हाँ, उंगलियों का लचीलापन भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि कुछ लोगों की उंगलियां एकदम सख्त होती हैं, पीछे मुड़ती ही नहीं। तो क्या ये मानसिक कठोरता या दबे हुए डर का संकेत है? बिल्कुल, जब इंसान डरा हुआ या असुरक्षित होता है तो वो अनजाने में शरीर को जकड़ लेता है। समय के साथ और ये जकड़न जोड़ों में बैठ जाती है। ऐसे लोग बदलाव को लेकर बहुत प्रतिरोधी होते हैं, जबकि लचीली उंगलियों वाले लोग खुले विचारों के होते हैं, नए माहौल में ढल जाते हैं। और ये एक्टिव बनाम पैसिव हाथों का क्या कॉन्सेप्ट है? हमारा एक्टिव हाथ वो है जिससे हम लिखते हैं, और दूसरा पैसिव। तो क्या एक्टिव हाथ हमारे भारी व्यक्तित्व को दिखाता है? हाँ, पैसिव हाथ वो है जो आप जन्म से थे, आपका मूल स्वभाव। और एक्टिव हाथ वो परिपक्व चेहरा है जो आप दुनिया को दिखाते हैं। मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम समाज के हिसाब से खुद को ढालते हैं। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे हमारा एक्टिव हाथ हमारे अनुभवों के साथ बदल जाता है। ओह, तो जब हम हाथ का मूल स्वभाव समझ लेते हैं, तब जाकर उन मुख्य रेखाओं को पढ़ना चाहिए, है ना? बिना कॉन्टेक्स्ट के रेखाएं पढ़ना तो मतलब बिना मेडिकल हिस्ट्री के सर्जरी करने जैसा है। स्रोत अर्थ पाम और एयर पाम का बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। बिल्कुल। अर्थ पाम यानी चौड़ी हथेली, खुरदरी त्वचा, छोटी उंगलियां, ये इंसान बहुत व्यवहारिक होता है। अगर इसके हाथ में भाग्य रेखा यानी फेट लाइन नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इनका जीवन रूटीन से चलता है। लेकिन अगर यही भाग्य रेखा किसी एयर पैम में ना हो, मतलब लंबी उंगलियां चौकोर हथेली वाले किसी बौद्धिक इंसान के हाथ में, तो क्या ये खतरे की घंटी है? हाँ, ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कि वो इंसान अपनी जिंदगी की दिशा पूरी तरह खो चुका है। और अगर हम भाग्य रेखा की बात करें तो डबल भाग्य रेखा बहुत दिलचस्प होती है। जब दो रेखाएं साथ चलें तो इंसान एक ही समय में दो अलग-अलग जीवन शैली जी रहा होता है। उसके दो अलग करियर या दोस्तों के दो अलग ग्रुप हो सकते हैं। और मुख्य रेखाओं के अलावा वे सूक्ष्म रेखाएं या माइनर लाइंस, स्रोत कहते हैं कि ये कुछ ही महीनों में बदल सकती हैं। मतलब अगर मैं आज अपना व्यवहार बदल दूं, तो क्या सच में मेरी त्वचा खुद को फिर से व्यवस्थित कर लेगी? ये कोई जादू नहीं है। रेखाएं असल में हमारी गतिविधियों और तनाव के कारण बनने वाली क्रीज है। जब आपका मानसिक तनाव बदलता है तो उंगलियों की माइक्रो मूवमेंट्स बदल जाती हैं। जैसे इंट्यूशन लाइन जो छोटी उंगली के नीचे बनती है। जो लोग साइकिक काम करते हैं या दूसरों की भावनाएं पढ़ते हैं, उनमें ये गहरी होती है। और वो मार्स लाइन जो अंगूठे के पास होती है, अगर वो लंबी और लाल है तो वो एग्रेशन दिखाती है। अगर इंसान मेडिटेशन करने लगे तो क्या वो रेखा टूट जाएगी? हाँ, उसका रंग फीका पड़ जाएगा और वो मिट भी सकती है। इसी तरह डॉक्टर प्रदीप बनर्जी का जो शोध है डिवाइन पामिस्ट्री पाथ के लिए, वो विवाह रेखा पर बहुत गहराई से बात करता है, जो छोटी उंगली के नीचे होती है। हाँ, पारंपरिक रूप से तो इसे देखकर ही लोग बता देते थे कि तुम्हारी कितनी शादियां होंगी। लेकिन डॉक्टर बनर्जी का काम वैदिक और वेस्टर्न पामिस्ट्री के बीच के इस अंतर को बहुत अच्छे से समझाता है ना? बिल्कुल। पारंपरिक वैदिक पामिस्ट्री अक्सर अरेंज मैरिज के विशिष्ट योगों पर ध्यान देती थी, जबकि वेस्टर्न पामिस्ट्री का फोकस इमोशनल अटैचमेंट पर होता है। डॉक्टर बनर्जी समझाते हैं कि ये रेखा कोई कानूनी सर्टिफिकेट नहीं है। ये दिखाती है कि आप लंबी अवधि की प्रतिबद्धताओं को कैसे संभालते हैं। मतलब ये दिखाती है कि आप भावनात्मक रूप से कितने तैयार हैं। हाँ, अगर विवाह रेखा बहुत साफ और गहरी है तो व्यक्ति एक गहरे रोमांटिक रिश्ते के लिए मानसिक रूप से तैयार है।
अगर ये टूटी है तो ये कमिटमेंट को लेकर उसके अंदर के भटकाव को दिखाती है। तो ये जानना नए छात्रों के लिए बहुत जरूरी है कि वो शादी का साल ना बताएं बल्कि इंसान की मानसिकता समझें। तो नए छात्रों को इसका अभ्यास कैसे करना चाहिए? मतलब अपने दोस्तों के हाथ देखने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे बेहतरीन तरीका है इंक प्रिंट लेना। आम वाटर बेस्ड इंक, एक छोटा रोलर और कागज लें। हथेली पे स्याही लगाएं और कागज पर प्रेस करें। इससे सूक्ष्म रेखाएं भी दिख जाती हैं और आप तारीख डालकर रिकॉर्ड रख सकते हैं कि 6 महीने बाद क्या बदलता है। मान लीजिए उसकी त्वचा सिल्क जैसी थी, जो बताती है कि वो ऊर्जा के प्रति संवेदनशील है। हिप्नोथेरेपिस्ट के लिए ये जरूरी है। उसकी उंगलियां लंबी और लचीली रही होंगी, जो खुले विचारों को दर्शाती हैं। और शायद उसकी हेडलाइन एकदम स्पष्ट होगी, क्योंकि उसे दूसरों के दिमाग में उतरना है पर अपना संतुलन भी बनाए रखना है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ डॉक्टर बनर्जी और दूसरे स्रोत एक चेतावनी भी देते हैं। एक रीडर के रूप में आपको फैसले नहीं सुनाने हैं, आपको सवाल पूछकर अपनी ऑब्जर्वेशंस की पुष्टि करनी है। हाँ, मतलब अगर सिल्क त्वचा दिखे तो ये मत कहो कि तुम डिप्रेशन में हो, बल्कि पूछो, क्या आप दूसरों के तनाव को जल्दी महसूस कर लेते हैं? एकदम सही। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप उन्हें खुद का विश्लेषण करने का मौका देते हैं। पामिस्ट्री का उद्देश्य डराना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि हमारी कमजोरियां ही हमारी ताकत बन सकती हैं। तो कुल मिला के ये कोई जादुई ट्रिक नहीं है। यह मानव व्यवहार और न्यूरोलॉजी का एक व्यवहारिक नक्शा है। ये नहीं बताता कि कल क्या होगा, बल्कि ये बताता है कि आज हम क्या हैं और हमारी क्षमताएं क्या हैं। हाँ, और ये विचार बहुत सशक्त करने वाला है। जब आप जानते हैं कि रेखाएं पत्थर की लकीर नहीं है, तो आप भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। बिल्कुल। और इसी के साथ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। हमने देखा कि सूक्ष्म रेखाएं हमारे व्यवहार के साथ कुछ ही महीनों में बदल सकती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हर दिन अपनी आदतें बदलकर सचमुच अपने हाथों की लकीरें खुद गढ़ रहे हैं? अगली बार अपनी हथेलियों को देखते हुए इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये गहन अध्ययन यहीं समाप्त होता है।